नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मानव रोग लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं इसमें आपको सभी मानव रोग के बारे में बताऊंगी। वो किससे होते हैं, उसके होने के क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं और वह संक्रामक है या नहीं है, और उससे रिलेटेड जितने भी आपको पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे पॉइंट आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इसमें मिलेंगे। ये थ्योरी वीडियो है, ये एक बार आप पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो मानव रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वे सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य या आरोग्य की परिभाषा जो दी है यह इस प्रकार है। देखिए, हम रोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी है वो हम एक बार देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अब देखिए, जो रोग हैं वे किन किन कारणों से होते हैं। रोग सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, और कुछ रोग जो हैं वो अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक रोगों से मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग। जैसे आपके पिताजी से आप में आया रोग, आपसे आपके बच्चे में गया रोग, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कुछ रोग भी होते हैं जिन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग। तो पहले देख लेते हैं जीवाणु क्या है और जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। उन्होंने अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से दांत की खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्मजीव कहा। तो जीवाणु क्या है? जीवाणु सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्मजीव नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो जीवाणु के जो खोजकर्ता हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब एनहरबर्ग ने इसे जीवाणु नाम दिया। तो इसमें देखिए आपकी कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका बनेगा कि जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। दूसरा बनेगा जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो ये भी हैं ल्यूवेनहॉक। और तीसरा बनेगा जीवाणु नाम किसने दिया है, तो ये है एहरेनबर्ग। और जीवाणु सूक्ष्म जीव है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, दो पॉइंट आप और समझ लीजिए। पहला है रोगजनक और दूसरा है रोगवाहक। तो रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, कटकनी कवक है, कवक, प्रोटोजोआ आदि आते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि रोग किन किन कारणों से होते हैं। उसमें अनुवांशिक भी था, लेकिन अनुवांशिक रोगजनक में नहीं आएगा, क्योंकि रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई बीमारियों का जन्म होता है। तो जितने भी सूक्ष्म जीव है जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये रोगजनक में आएंगे। अनुवांशिक तो वो एक प्रकार की कहना चाहिए कंडीशन है, ये उसमें कोई सूक्ष्म जीव या नहीं है, इसलिए वो रोगजनक में नहीं आएगा। अब दूसरा आप समझिए रोगवाहक, वेक्टर। रोगवाहक ऐसा एजेंट होता है जो एक संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीवित जीव में ले जाता है, जैसे मक्खी, मच्छर आदि। तो आपको पता होगा कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। तो मच्छर क्या है? मलेरिया रोग फैलाने वाला एजेंट है, मतलब कि रोगवाहक वेक्टर है। तो चलिए अब हम देखते हैं जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। आंत्र ज्वर जिसे टाइफाइड भी कहते हैं, तपेदिक जिसे टीबी और क्षय रोग भी कहते हैं, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कोढ़ को ही कुष्ठ रोग कहते हैं।
अपन हम एक एक जो है रोग पूरा विस्तृत पढ़ेंगे कि किस जीवाणु से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ये कैसे फैलता है वगैरह वगैरह। तो देखिए, पहला है आंत ज्वर, जिसे टाइफाइड भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, इसे टाइफाइड भी कहते हैं। तो टाइफाइड कौन से जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण। इसके आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें आंतें जो है प्रभावित अंग हैं। यह प्रदूषित जल और भोजन से फैलता है। टाइफाइड जो है वह दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। इसमें आंत व प्लीहा की योजन ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इससे रोगी को सिर दर्द के साथ तेज बुखार आता है। तो देखिए, इसके लक्षण क्या हैं कि सिर दर्द होगा और आपको तेज बुखार आएगा। इसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। फिर से हम पॉइंट रिपीट कर लेते हैं। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और इसमें प्रभावित अंग जो है वह आंत है। हाथ नहीं, आंत है, हाँ सॉरी, आंत है। और टाइफाइड भी कहते हैं, आंत ज्वर भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। और इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदूषित जल और भोजन से फैलता है। इसमें आंत व प्लीहा की योजन ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इससे में रोगी को सिर दर्द के साथ तेज बुखार आता है और इसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। बस इतना ही आप याद कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम हैजा। हैजा को कोलेरा भी कहते हैं। यह रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। इसमें प्रभावित अंग हाथ हैं। तो हैजा, जैसे कोलेरा भी कहते हैं, वह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है और इसके रोगवाहक कौन है? मक्खियाँ इसकी रोगवाहक हैं। इसमें प्रभावित अंग क्या है? आंत है, यहाँ सॉरी हाथ नहीं है, आंत। इसमें उल्टी व दस्त होता है जिसके कारण रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। रोगी को पानी उबालकर पीना चाहिए। यह दूषित जल व भोजन से फैलता है। देखिए, टाइफाइड की तरह हैजा भी दूषित जल और भोजन से फैलता है, लेकिन हैजा के लक्षण क्या हैं? इसमें उल्टी व दस्त होता है, जबकि टाइफाइड में सिर दर्द व तेज बुखार होता है। हैजा में भी आंतें प्रभावित होती हैं और टाइफाइड में भी आंतें प्रभावित होती हैं। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी था जीवाणु और हैजा का है विब्रियो कोलेरी जीवाणु। इसमें क्या होता है? जब उल्टी दस्त होती है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसके लिए जब पानी जो है रोगी को उबालकर पीना चाहिए। इसमें उबालकर पानी पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह भी दूषित जल और भोजन से ही होता है। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। रोगी को तेज बुखार आता है, उसे ठंड से बचाकर रखना पड़ता है। तो निमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है और इसमें क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है, रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। रोगी को तेज बुखार भी आ जाता है और उसे ठंड से बचाकर रखना चाहिए। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों में सूजन आती है और बुखार आता है, तो उसे ठंड से बचाकर रखना चाहिए क्योंकि ये ठंड के कारण ही ज़्यादा होता है और ठंड के मौसम में ही ज़्यादा होता है। इसमें प्रभावित अंग फेफड़े हैं। इसके लक्षण तेज बुखार, ठंड लगना व सांस लेने में तकलीफ है। तो निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें प्रभावित अंग हैं फेफड़े। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, ठंड लगना व सांस लेने में तकलीफ। इसमें क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। रोगी को तेज बुखार आता है और ठंड लगती है, तो ठंड से बचाकर रखना चाहिए। ये रोग जो है ज़्यादातर बच्चों में होता है और ज़्यादातर ठंड में होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेग। यह रोग एर्शिनिया नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें फेफड़े व लिम्फ नोड्स प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण बुखार, सिर दर्द, कमजोरी
और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ना है। तो प्लेग जो है वो एयरशिया नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें लिम्फ और फेफड़े व लिम्फ नोड्स प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण हैं बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ना। प्लेग जो है एक खतरनाक जानलेवा संक्रामक रोग है। आपने सुना होगा प्लेग महामारी की तरह फैला था, तो ये जो है संक्रामक रोग है, इसलिए महामारी की तरह फैला था। संक्रामक रोग ही महामारी लेकर आते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, तो इससे महामारी का रूप भी ले लेते हैं। तो एयरशिनिया पेप्टिस जीवाणु मुख्यतः चूहों में पाया जाता है। इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े इस रोग को फैलाते हैं। इस रोग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एयरशिनिया पेप्टिस नामक जो जीवाणु है वह किस में पाया जाता है, तो आंसर होगा चूहों में। और इसका जो है चूहे का खून पीते हैं पिस्सू, उससे ये रोग फैलता है। तो रोगवाहक इसमें क्या हो जाएगा, चूहा। तो इस रोग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ब्लैक डेथ मतलब कि काली मौत, क्योंकि काले चूहे इस रोग के मुख्य वाहक हैं। यह हवा और संपर्क के अन्य माध्यमों से भी होने वाला संक्रमण है। काले चूहे इसके मुख्य वाहक हैं, ये उनसे तो फैलता ही है, साथ ही ये संक्रामक रोग है, तो ये एक दूसरे से संपर्क में आने से भी फैलता है। यह शरीर के लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण है। तो लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण कौन सा है, प्लेग। लिम्फ नोड्स सूख जाते हैं, उंगलियां नीली काली पड़ने लगती हैं और रोगियों को बुखार, ठंड, कमजोरी व सिर दर्द के साथ गंभीर दर्द होने लगता है। इसे काली मौत भी कहा जाता है। तो प्लेग का आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो प्लेग का आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो उसके जीवाणु का नाम याद रखना है, एयरशिनिया नामक जीवाणु। और एयरशिनिया पेप्टिस नामक जीवाणु जो है चूहों में पाया जाता है। इसका वाहक जो है वो चूहे होते हैं। चूहे इस रोग के मुख्य वाहक होते हैं। ये रोग जो है फेफड़े व लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। इसे ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण है, तो लिम्फ नोड्स सूख जाते हैं, उंगलियां नीली काली पड़ने लगती हैं, रोगियों को बुखार, ठंड, कमजोरी व सिर दर्द के साथ गंभीर दर्द होने लगता है। तो ये क्वेश्चन आपके प्लेग से संबंधित पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिप्थीरिया। यह रोग कॉरिनेबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो सांस अवरोध का काम करती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए टीका पहले ही लगा दिया जाता है। प्रभावित अंग श्वास नली है। वैक्सीन डीपीटी है। लक्षण सांस लेने में तकलीफ एवं दम घुटना है। तो जो डिप्थीरिया होता है वो गले में होने वाली बीमारी है। इसका जो जीवाणु है वह कॉरिनेबैक्टीरियम नामक जीवाणु है। रोगी के गले में इसमें एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, और इस तकलीफ के कारण और सांस न ले पाने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए टीका पहले ही लगा दिया जाता है। बचपन में ही डीपीटी का टीका लगाया जाता है इससे बचाव के लिए। इसमें प्रभावित अंग है श्वास नली। वैक्सीन इसमें डीपीटी है। डी डिप्थीरिया, पी पर्टूसिस और टी टिटनेस। लक्षण इसमें क्या होते हैं, सांस लेने में तकलीफ एवं दम घुटना डिप्थीरिया के लक्षण हैं। तो डिप्थीरिया का रोग जो है वो कॉरिनेबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें प्रभावित अंग श्वास नली है। इसमें गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो कि सांस को लेने में अवरोध उत्पन्न कर देती है। और इसके लिए वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी वैक्सीन, जो कि बचपन में दी जाती है। नेक्स्ट है काली खांसी, पर्टूसिस भी कहते हैं काली खांसी को। यह रोग हीमोफिलस या बॉर्डोटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। इसमें प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है। इसमें लगातार खांसी आती रहती है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो देखिए डिप्थीरिया की तरह ही काली खांसी जो है
वह भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, लगातार खांसी आती रहती है, जबकि डिप्थीरिया में क्या होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी। इसलिए इसे कहते हैं काली खांसी। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है और डिप्थीरिया से बचने के लिए भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब काली खांसी का जो है जीवाणु है वह हीमोफिलस या वोल्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु है। डीपीटी का देखिए, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस है और टी से टिटनेस। तो ये है डीपीटी का फुल फॉर्म। इससे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारा टिटनेस। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन व जबड़ा लॉक होना इसके लक्षण हैं। तो टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है और किसको प्रभावित करता है, हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या हैं, इसमें तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होती है और जबड़ा लॉक होना इसके लक्षण हैं। टिटनेस को धनुष टंकार या लॉकचा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए किसी भी जंग वाले उपकरण या औजार से चोट लगने पर 24 घंटे के अंदर टिटनेस का टीका लगवाना अनिवार्य होता है। तो टिटनेस क्या है, एक रोग है जो कि फैल कैसे जाता है, जो कि घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए जब भी घाव हो किसी ऐसी चीज़ से जिसमें जंग लगी हो तो तुरंत ही आपको टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। यदि तुरंत नहीं लगवा पाते हैं तो 24 घंटे के अंदर तो लगवा लेना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो है क्या होता है, लॉकचा होता है, मतलब कि इसमें शरीर में ऐंठन आती है और लकवा जैसा वो हो जाता है, जबड़ा एकदम लॉक हो जाता है। तो यह है रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इसे धनुष टंकार या लॉकचा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रोग है हमारा सिफिलिस। इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से होता है। इसमें प्रभावित अंग जननांग है। इसे एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। इस रोग में शिश्न व योनि पर लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते तथा अंत में इस रोग में हृदय व मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। तो सिफिलिस जो है वो एक एसटीडी रोग है। एसटीडी रोग मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग, मतलब कि सेक्स के कारण होने वाला रोग। ये किससे होता है, मैथुन संभोग करने से होता है। इसमें प्रभावित अंग क्या है, जननांग है। इस रोग में शिशन व योनि पर लाल रंग के दाने आते हैं शुरुआत में, उसके बाद शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं और अंत में इस रोग में हृदय व मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। इस रोग का कारक जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, तपेदिक या क्षय रोग। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इसमें प्रभावित अंग फेफड़े हैं। इसमें बार बार खांसी के साथ बलगम या खून आना, बुखार, रात में पसीना आना, भूख, वजन व शक्ति में कमी आना, पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। इसमें बीसीजी वैक्सीन लगती है। तो तपेदिक, क्षय रोग या टीबी, टीबी से आप जानते होंगे, तपेदिक या क्षय रोग से भले ही न जाने, ये तीनों एक ही हैं। टीबी का नाम ही है तपेदिक या क्षय रोग। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। तो तपेदिक या क्षय रोग या टीबी रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। आपने बहुत ऐड देखी होगी टीबी में। टीबी मतलब कि टेलीविज़न में आपने टीबी की बहुत ऐड देखी होगी। आपको पता है कि यह एक संक्रामक रोग है। इसमें प्रभावित अंग हैं फेफड़े। इसमें बार बार खांसी के साथ बलगम या खून आता है, बुखार रहता है, रात में पसीना आता है, भूख नहीं लगती, वजन कम होता जाता है और शक्ति में कमी आती जाती है,
पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। तो इससे बचने के लिए BCG की वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों में। नेक्स्ट रोग कोढ़, कुष्ठ या लेप्री। तो कोढ़ को ही कुष्ठ कहते हैं और लेप्री भी कहते हैं। यह बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास की तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र व त्वचा प्रभावित होते हैं। तो कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग जो है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में क्या होता है, ऊतकों का अपक्षय होने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास की तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तंत्रिका तंत्र और त्वचा को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा विषाणु जनित रोग। अभी हमने पढ़ी थी जीवाणु जनित रोग, अब हमें पढ़ना है विषाणु जनित रोग। तो विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। इस विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने की थी। तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया विषाणु है। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहा जाता है। तो विषाणु जो है वह एक संक्रामक एजेंट है। यह क्या करता है, किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर अपनी ही प्रतिकृति बनाता है। इस विषाणु की खोज की थी रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो आंसर है दमित्री इवानोव्स्की ने। सबसे पहले खोजा गया विषाणु है तंबाकू मोजेक विषाणु, जो कि तंबाकू में खोजा गया था। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। तो देखिए विषाणु वायरस को कहते हैं, तो आपको याद होगा कंप्यूटर में वायरस कैसे कहते हैं, तो उसी से आप विषाणु भी याद रख सकते हैं कि जीवित जीव की कोशिकाओं में प्रतिकृति बनाता है अपनी ही। विषाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग जुकाम, पोलियो, एड्स, डेंगू, ट्रैकोमा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, गलसुआ, चेचक, छोटी माता, खसरा, पीलिया या हेपेटाइटिस, एबोला, इन्फ्लूएंजा विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो हम एक एक करके सभी रोग देखते हैं। पहले देखते हैं जुकाम, जिसे कहते हैं कॉमन कोल्ड। यह राइनो वायरस विषाणु से होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय या सर्दियों में होता है। हमें जो अक्सर सर्दी जुकाम होता है ना, उसे ही कहते हैं जुकाम या कॉमन कोल्ड। तो यह किसके कारण होता है, राइनो वायरस विषाणु के कारण होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय तथा सर्दियों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन, गले में खराश, छींकना, नाक बहना आदि, जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को छूने से यहाँ वहाँ वायरस कण लग जाते हैं और वहाँ से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। तो जुकाम या कॉमन कोल्ड जो है वह राइनो वायरस विषाणु के द्वारा होता है और इसके लक्षण जो हैं आप सभी को पता ही है, सभी को है जो इससे प्रभावित कभी ना कभी हुए ही होंगे। तो लक्षण तो सबको पता ही है, गले में खराश होना, छींकना, नाक बहना, श्वसन नली की म्यूकस झिल्ली में सूजन आना, और ये जो है लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। और यह एक संक्रमित व्यक्ति के छूने से दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेंगू ज्वर। यह रोग अरबो वायरस द्वारा होता है, जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा संचालित किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आँख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है।
इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसमें प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है और बहुत कमी होने पर मृत्यु भी हो जाती है। तो डेंगू जो रोग है वह अरबो वायरस द्वारा होता है और यह एडिज इजिप्टी मच्छर द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब डेंगू ज्वर का जो है रोगवाहक एडिज इजिप्टी मच्छर है। इस रोग में क्या होता है, लक्षण क्या है इसके? इसमें तेज बुखार आता है, सर, आँख, पेशी, जोड़ सभी में भयंकर पीड़ा होने लगती है। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर में पीड़ा होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है और बहुत कमी होने पर मृत्यु भी हो जाती है। देखिए, हमारे रक्त में जो प्लेटलेट्स रहते हैं उनकी कमी होने पर डेंगू ज्वर नहीं होता है। जब डेंगू ज्वर होता है तब उनमें कमी हो जाती है। तो आप ये ना सोचें कि यदि आपके रक्त में प्लेटलेट्स की कमी है तो आपको डेंगू ज्वर है, ऐसा नहीं है। जब डेंगू ज्वर होगा तब आपको प्लेटलेट्स की कमी होगी और बहुत ज़्यादा जब कमी हो जाती है तो मृत्यु भी हो जाती है डेंगू में। नेक्स्ट है चेचक, स्मॉल पॉक्स कहते हैं जिसे। यह एक बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक वेरियोला वायरस है। इसके रोगी को सर, पेट, कमर और उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। उसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इसमें प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है। इसके रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। चेचक भी एक महामारी के रूप में फैल चुका है। आप इतिहास उठा के देखिए, उसमें चेचक और प्लेग जो है महामारी के रूप में फैल चुके हैं। तो चेचक जो है एक बेहद संक्रामक रोग है। इसका रोगजनक है वेरियोला वायरस। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें रोगी को सर, पेट, कमर और उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। फिर उसके बाद लाल दाने पड़ जाते हैं शरीर में। संपूर्ण शरीर को यह प्रभावित करता है और इससे जो रोगी ग्रस्त रहता है उसे अलग रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है। नेक्स्ट है हमारा छोटी माता, चिकन पॉक्स। चेचक का था स्मॉल पॉक्स, छोटी माता का है चिकन पॉक्स। कंफ्यूज मत होइएगा, अब छोटी माता को स्मॉल पॉक्स मत कीजिएगा। चेचक है स्मॉल पॉक्स और छोटी माता है चिकन पॉक्स। इस रोग का वायरस वेरिसेला है। यह भी चेचक की भांति ही अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। तो चेचक का ही छोटा रूप आप कह सकते हैं छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं। तो वह होता था वेरियोला वायरस द्वारा और यह होता है वेरिसेला वायरस द्वारा। चेचक की भांति अत्यधिक संक्रामक भी है। इसमें वही लक्षण होते हैं। उसमें तेज बुखार आता था, इसमें हल्का बुखार आता है, शरीर पर लाल दाने निकाल आते हैं। उसमें भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता था, इसमें भी होता है और इसके उपचार के लिए चेचक के ही टीके लगवाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पोलियो। यह रोग पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, हड्डियों में झुकाव इसके लक्षण हैं। इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। तो पोलियो जो है वो पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है और इसमें प्रभावित क्या होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र। इसके लक्षण क्या हैं? मांसपेशियों में कोमलता आ जाती है, कमजोरी और हड्डियों में झुकाव। यह हमारे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को जो है कमजोर कर देता है। इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी होता है। इससे रीढ़ की हड्डी व आँख की कोशिका नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। पोलियो अभियान आपने देखा होगा कितना चला है, अब तो पोलियो मुक्त हो गया है भारत। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, परंतु वह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली औषधि थी और अभी क्या दी जाती है? मुंह से ड्रॉप दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की। पहले इंजेक्शन से दी जाती थी। तो पोलियो की जो है दवा बचपन में ही टीके की उसमें दी जाती है। 5 साल तक के बच्चों के लिए टीका नहीं, मतलब ड्रॉप दी जाती है। टीका में तो इंजेक्शन होता है।
तो ये ड्रॉप के माध्यम से पोलियो की खुराक दी जाती है बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा एड्स। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अर्थात HIV की वजह से होता है। इसमें प्रतिरक्षक प्रणाली प्रभावित होती है, भूख न लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना इसके लक्षण है। यह रोग असुरक्षित संभोग, इन्फेक्टेड रक्तदान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलता है। तो एड्स क्या है? एड्स जो है एक ऐसा रोग है जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मतलब HIV की वजह से होता है। इसमें प्रतिरक्षक प्रणाली प्रभावित होती है। हमारी जो प्रतिरक्षक प्रणाली होती है, हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे शरीर की एक ऐसी कार्य प्रणाली जो हमें रोगों से बचाती है, वह प्रभावित होती है। इसलिए हम तेज़ी से बीमार होने लगते हैं। इसमें भूख नहीं लगती, शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने लगती है। यह रोग फैलता कैसे है यह देख लीजिए। यह रोग असुरक्षित संभोग से, इन्फेक्टेड रक्तदान से और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अब कितना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हर किसी का भी जो है, हर किसी के लिए न्यू इंजेक्शन ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पहचान के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है, अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो एड्स की पहचान के लिए एक टेस्ट कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट होता है और इसमें रोगी की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह उसकी बहुत ज़्यादा घट जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत घातक रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह रोग राइडबो या लाइसा वायरस से फैलता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, पानी से डर लगना, पागलपन जैसी हरकतें करना, जीभ बाहर निकालना इसके लक्षण हैं। तो इसके लक्षण तो बड़े अजीब हैं। यह होता है रैबिडो या लाइसा वायरस के कारण और इसमें प्रभावित क्या होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र। इसमें पानी से डर लगता है और इसमें पागलपन जैसी हरकतें करने लगता है इंसान और जीभ बाहर निकालता है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने या जख्म को चाटने से होता है। तो यह रोग कब होता है? जब आपको कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट जाए या आपको कोई जख्म हो और उस जख्म को ये चाट लें, तो इससे यह रोग होता है। इस रोग के लक्षण 2 रूपों में देखने को मिलते हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है, दूसरे में रोगी को पक्षाघात, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सरदर्द होता है। इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो रेबीज के लक्षण तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। पानी से डर लगना, पागलपन जैसी हरकतें करना, जीभ बाहर निकालना, लेकिन ये होते हैं शुरुआत में। उसके बाद क्या होता है? तेज बुखार आता है, उल्टी आती है, भयंकर सिर दर्द होता है, ये लक्षण होने लगते हैं। इसके टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने और इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें पानी से डर लगता है और यह फैलता है रैबिडो या लाइसा वायरस से और प्रभावित करता है हमारे तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट है गलसुआ। यह रोग मम्पस वायरस द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग लार ग्रंथि है, कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना इसका लक्षण है। तो गलसुआ जो आपने देखा होगा, गालों के यहाँ पे नीचे वो जो है फूल जाता है, तो यह रोग मम्पस वायरस द्वारा होता है। इसे मम्पस वायरस द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग क्या है? लार ग्रंथि। हमारे मुंह की जो लार ग्रंथियाँ इससे प्रभावित होती हैं। कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना इसका लक्षण है। नेक्स्ट है एबोला। यह रोग एबोला वायरस द्वारा होता है। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। उल्टी, दस्त, बुखार, सिरदर्द व रक्तस्राव इसके लक्षण हैं। एबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी एबोला के ऊपर पड़ा है। तो एबोला रोग जो है वह एबोला वायरस द्वारा होता है।
इसमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वह इसमें प्रभावित होता है। उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द व रक्त स्राव इसके लक्षण हैं। अब इबोला का नाम जो है वह कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। यह आपसे पूछा जाता है कि इबोला वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इससे बचा जा सकता है। तो इबोला वायरस जो है फैला था अफ्रीका में, तो ये बहुत ही खतरनाक था। इसमें त्वचा जो है हमारी गलने लगती थी। नेक्स्ट है हमारा खसरा। यह रोग मोरविली वायरस द्वारा होता है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, शरीर पर लाल दाने पड़ना इसका लक्षण है। तो खसरा किस वायरस द्वारा होता है? मोरविली वायरस द्वारा होता है। प्रभावित कैसे करता है? संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, शरीर पर लाल दाने पड़ना इसका लक्षण है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। यह रोग इन्फ्लुएंजा एबीसी वायरस द्वारा होता है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द इसके लक्षण हैं। तो इन्फ्लुएंजा जो है रोग वह इन्फ्लुएंजा एबीसी वायरस द्वारा होता है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, सर्दी खांसी होती है, तेज बुखार आता है और जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट है हमारा पीलिया या हेपेटाइटिस। यह रोग हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है, इससे यकृत प्रभावित होता है। तो पीलिया जिसे हेपेटाइटिस भी कहते हैं वह हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है और इसमें क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पीला पेशाब जाना, आँख व त्वचा का पीला होना इसके लक्षण है। तो जब पीलिया रोग होता है तब क्या हो जाता है? हम पीली पेशाब जाने लगते हैं, हमारी आँखों व त्वचा पर पीलापन आने लगता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रोकोमा। यह रोग क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस वायरस के द्वारा होता है। इसमें आँख प्रभावित होती है, आँखों में दर्द व आँख का लाल होना इसके लक्षण हैं। तो ट्रैकोमा जो रोग है वह आँखों से संबंधित रोग है। इसमें आँखों में दर्द होता है और आँखें लाल होती हैं और यह किसके कारण होता है? क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस वायरस के द्वारा होता है। इसमें आँख प्रभावित अंग होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्रैकोमा किससे संबंधित रोग है, तो किससे संबंधित रोग है? आँख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है हमारा मेनिनजाइटिस। यह रोग नीसेरिया मेनिनजाइटिस नामक वायरस द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग मस्तिष्क है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है। तो मेनिनजाइटिस जो है वह नीसेरिया मेनिनजाइटिस नामक वायरस द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग है मस्तिष्क। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में वह बेहोश हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेनिनजाइटिस रोग किससे संबंधित है। आपको मस्तिष्क, आँख, नाक, कान ये दे दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 2, जिसमें हम प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे, जैसे मलेरिया, डायरिया, सोने की बीमारी, कालाजार, पेचिस। उसके बाद हम कवक जनित रोग पढ़ेंगे जो कि हैं दमा, दाद, खाज, एथलीट फुट और गंजापन। उसके बाद हम अनुवांशिक रोग पढ़ेंगे जो हैं वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नल सिंड्रोम, क्लीनेफिल्टर, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको जो है सभी मानव रोग पता चल जाएंगे और उनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे आपको समझ आ जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।